हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंटी डायबिटिक जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे वो हमारे बीटा सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं और इंसुलिन के रिलीज़ को प्रमोट कराते हैं। तो आज इसके बारे में देखेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि हमारी जो डायबिटीज़ है वो कितने टाइप्स की होती है अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो डायबिटीज़ को हम 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं, टाइप 1, टाइप 2, डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो उनको देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़, तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पेशेंट हैं वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो एकदम से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन का रिलीज़ ही नहीं हो पाता, इंसुलिन सिंथेसाइज ही नहीं हो पाता। तो जब इंसुलिन सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो बॉडी में रिलीज़ कैसे होगा? जब रिलीज़ ही नहीं होगा तो उस केस में जो हमारे बीटा सेल जब डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो उस केस में हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो वो इंसुलिन बाहर से दिया जाता है ताकि जो इंसुलिन की जो कमी हो रही थी उसको फुलफिल किया जा सके। तो टाइप 1 में जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इंसुलिन या तो रिलीज़ होता है या तो कम रिलीज़ होने लगेगा, या फिर बॉडी में इंसुलिन है उसकी कमी नहीं होती लेकिन वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है अपने रिसेप्टर्स से। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा अपने रिसेप्टर्स से तो वो वहाँ पे बाइंड करने के बाद जो अपने ग्लूकोज की एंट्री करा रहा था तो उसको नहीं करा पाता। तो जिसकी वजह से इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों हमारे ब्लड में घूमते रहेंगे लेकिन इंसुलिन अपना जो प्रॉपर काम था वो नहीं करा पाता। उसके बाद क्या है कि या तो ग्लूको रिसेप्टर्स में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ग्लूको रिसेप्टर्स क्या थे? जो रिसेप्टर्स बीटा सेल में प्रेजेंट है जो हमारे ग्लूकोज को सेंस करते थे कि हाँ भी ग्लूकोज लेवल अब हाई हो गया है तो इंसुलिन के रिलीज़ की बारी आ गई है, तो इंसुलिन को रिलीज़ करा दिया जाए। लेकिन जब वो ग्लूको रिसेप्टर्स ही एबनॉर्मल काम करने लगेंगे तो क्या होगा, जो सेंस थी जो उसकी ख़त्म हो गई, अब उसने जो इंसुलिन को रिलीज़ करने के सिग्नल्स देने थे वो भी बंद हो गए। तो इंसुलिन अगर उस केस में रिलीज़ नहीं हो पाता तो ग्लूकोज लेवल भी हाई हो जाता है। तो एक तरीका ये रिड्यूस सेंसिटिविटी में वही जो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं इंसुलिन। एंड थर्ड इज़ योर एक्सेस ऑफ ग्लूकागॉन रिलीज़, या तो हमारा ग्लूकागॉन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा जिसकी वजह से जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारा लिवर है, वहाँ से जो ग्लूकोज है उसको रिलीज़ कराने लगेगा हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो हाई होने लगेगा। तो टाइप 2 में क्या हुआ, या तो हमारा इंसुलिन कम रिलीज़ होगा या फिर हमारे ग्लूको रिसेप्टर से वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, या फिर जो हमारा ग्लूकागॉन है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा, या फिर हमारा जो इंसुलिन है वो हमारे रिसेप्टर से क्या कर लेगा, रेजिस्टेंस डेवलप करा लेगा। और अगर बात करें कि डायबिटीज़ इंसिपिडस की, एक्चुअली ये डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड नहीं है। ये क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है उस पर काम करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ कराता है हमारी बॉडी को, बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट कराने के लिए। ऐसे ही उसमें जो पोस्टीरियर लोब होती है उसमें एक वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को रिलीज़ कराता है। वो क्या काम करता है, किडनी पे एक्ट करता है, जो हमारा वाटर है वाटर को रीएब्जॉर्ब कराने में बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो जो डायूरेसिस है, जो हमारा यूरिन आउटपुट था उसको रोकता है, उसके एंटी काम करता है। कैसे करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा के। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो बॉडी में जो फ्लूइड है वो दोबारा से वापस से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होने लगेगी तो वो जो होगा इनेबिलिटी टू कंजर्व वाटर, तो हमारा जो किडनी है वहाँ से रीएब्जॉर्ब जो वाटर हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, वो यूरिन आउटपुट उसका बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एक्सट्रीम पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। ऑब्वियस ही बात है, जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, पॉलीयूरिया होगा, तो प्यास तो बार बार लगेगी क्योंकि बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है, तो इसलिए इंक्रीज ऑफ थ्रस्ट हो जाती है। अगर बात करें हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की, ये स्पेसिफिक फीमेल्स में ही होता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है।
तो प्रेगनेंसी में जब फीटस और मदर के बीच में जो प्लेसेंटा होता है ना, तो प्लेसेंटा में कुछ हार्मोन्स बनते हैं। तो हार्मोन्स कौन से होते हैं? प्लेसेंटल हार्मोन्स जो होते हैं वह आपके HPL और कॉर्टिसोल। तो ये जो हार्मोन्स है वो कैसे काम करते हैं? वो एंटी इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को एंटागोनाइज कराते हैं। तो इंसुलिन का जो फंक्शन था उसको अपोज कराएंगे। तो इंसुलिन का फंक्शन जब अपोज होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल हाई होने लगेगा, क्योंकि इंसुलिन का जो काम है उसमें ये कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहा है। तो ग्लूकोज लेवल हाई होने लगेगा। तो इस केस में भी जो ग्लूकोज लेवल हाई हुआ तो उसको बोलते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे ये डिसीज़ हैं, जितनी भी टाइप की डायबिटीज़ हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कौन सी उसके लिए ड्रग्स दी जाती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन ही नहीं बन पाता, तो इसलिए इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट किया जाता है। वो अलग अलग टाइप के आते हैं, इंसुलिन लिस्प्रो आता है, डायरेक्ट इंसुलिन आता है, तो रिकम्बिनेंट DNA थेरेपी होती है। अलग अलग टाइप से उनको बनाया जाता है या फिर किसी और एनिमल से उसको एक्सट्रैक्ट करा के उसको थोड़ा सा सिंथेटिक वे में चेंज करा के उसको दिया जाता है। अब जो उस केस में इंसुलिन डिपेंडेंट है उसमें तो सिर्फ इंसुलिन ही दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी, तो इंसुलिन ही दिया जाएगा ताकि आपका ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल मेंटेन करा सके। वो अलग अलग टाइप के इंसुलिन होते हैं कि कोई लॉन्ग लास्टिंग होता है, कोई शॉर्ट एक्टिंग। हम आज उसकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो हमारे टाइप 2 में बेसिकली यूज़ होते हैं। तो जो टाइप 2 है इसमें कैसे हम इसको ट्रीट करा सकते हैं? या तो इंसुलिन का रिलीज़ अगर कम हो रहा है तो इंसुलिन के रिलीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे जो इंसुलिन है, इंसुलिन अगर उससे रेजिस्टेंट डेवलप हो गया या उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है तो क्या कर सकते हैं? उसकी सेंसिटिविटी को अगर हम इंक्रीज करा दें तो वो भी काम कर सकता है। तो अब बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि इंसुलिन के रिलीज को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इस साइकिल की बात की थी कि कैसे ग्लूकोज की एंट्री होती है, कैसे फिर वो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ये पोटेशियम चैनल था, KATP चैनल, ये जब ओपन है तो पोटेशियम बाहर जा रहा था, लेकिन जब ग्लूकोज की एंट्री आई, ATP में कन्वर्ट हुआ तो उसने इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन हो गया। उसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम ने क्या किया? फिर इंसुलिन को रिलीज किया। लेकिन अब हम इसको बिना ग्लूकोज की प्रेजेंस में अगर इसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? फिर दोबारा वो साइकिल होगी और इंसुलिन का रिलीज प्रमोट होगा। तो उसके लिए कुछ ड्रग्स आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सल्फोनाइल यूरियाज। तो सल्फोनाइल यूरियाज जो हैं वो KATP ब्लॉकर्स होते हैं, जो ये चैनल है इसको ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही ये ब्लॉक होगा, ब्लॉक होने के बाद क्या होगा? पोटेशियम का जो अंदर था, पोटेशियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा डिपोलराइजेशन की वजह से, और आपका कैल्शियम अंदर आएगा और इंसुलिन का रिलीज करा देगा। तो सल्फोनाइल यूरियाज के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हम ड्रग्स इसमें यूज करते हैं? फर्स्ट वन इज टॉलब्यूटामाइन, ग्लिबेनक्लेमाइड और ग्लिपिजाइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। और अगर बात करें एक और मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स, ये क्या करता है? ये भी इसी चैनल को ब्लॉक करता है। तो सिमिलरली बस थोड़े से इनके एनालॉग्स अलग हो गए हैं, बाकी जो काम है इन दोनों का सेम है। वो इसको ब्लॉक करेंगे और मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज हो जाएगा हमारा ब्लड के अंदर। और दूसरी तरफ अगर जाके बात करते हैं हम, यहाँ पे हमने बात की थी लास्ट टाइम कि हमारे गट में कुछ पेप्टाइड्स होते हैं जो हमारे इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट कराते हैं। वो कैसे करते हैं कि जैसे GLP-1, GIP, VIP, ये तीनों क्या करते हैं? एंटिसिपेटरी एक्शन देते हैं रिलीज कराने के लिए अपने इंसुलिन को। तो उससे क्या होगा? ये इंक्रेटिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंक्रेटिन रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP पाथवे एक्टिवेट होने की वजह से इंसुलिन का रिलीज होता है। तो अब क्या होगा कि अगर इनकी कहीं कमी आने लगे या फिर इंसुलिन को हमें और ज़्यादा प्रमोट करना है इसी वे से, तो एक वहाँ पे आप देख पा रहे हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब क्या है? जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा है उसी को चलते रहने देना या थोड़ा सा प्रमोट कराना। तो एगोनिस्ट में क्या होगा? जो आपके यहाँ पे ड्रग्स दिख रही हैं आपको, एक्जिटेनाइड और सेमेग्लूटाइड, तो ये क्या है? ये इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं, इनको इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि ये जो एंटिसिपेटरी रिलीज ऑफ इंसुलिन था वो और ज़्यादा प्रमोट होगा। वो प्रमोट होगा तो इसका एक्शन क्या होगा? इंक्रेटिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और आपका CMP पाथवे से दोबारा इंसुलिन का रिलीज शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी एक चीज़ और होती है, जैसे गट्स में हमारे जैसे ये बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4, DPP4 भी बोलते हैं इसको। तो ये जो एंजाइम है वो इन पेप्टाइड्स को जाके ब्लॉक करता है या उनको डिग्रेड करने लगता है। तो जब ये पेप्टाइड
इस वाले ये जो हमारे पेप्टाइड्स हैं, ये जो एंजाइम है, इन पर जाके एक्ट करेगा, इनको ब्लॉक कर देगा, इनको डिग्रेड कर देगा। तो आगे का जो फंक्शन था वो रुक गया, इनडायरेक्टली वो फंक्शन रुक गया, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का रिलीज जो हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं रुकने लगेगा। तो इसीलिए इनके लिए एक कुछ ड्रग्स बनाई गई हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स। तो DPP-4 इनहिबिटर्स का क्या काम होता है वो जाएंगे, और ये DPP-4 एंजाइम था, इसका जो फंक्शन था ये क्या कर रहा था, उसको ब्लॉक कर रहा था। तो उन ड्रग ने इसी को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इंसुलिन का रिलीज रुक रहा था। तो अब ये जो ब्लॉक होने के बाद आगे का जो फंक्शन था वो नॉर्मल होता रहेगा और इंसुलिन का रिलीज प्रमोट होता रहेगा। तो DPP-4 इनहिबिटर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्सिग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। ये सारी जो ड्रग्स हैं ये हमारे इंसुलिन के रिलीज में हेल्प कराती हैं। और इन सब का मेन अगर बात करें इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में दी जाए, ज़्यादा डोज दी जाए, तो हो सकता है कि ये इंसुलिन का रिलीज़ होगा। इंसुलिन के रिलीज़ होने से क्या होगा, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होगा। हो सकता है कि इतना डिक्रीज़ हो जाए अगर ड्रग दी जाए ज़्यादा कि वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर दे। तो अभी हमने जैसे जितनी भी ड्रग्स की बात की वो क्या करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करेंगी, वो तो इंसुलिन के रिलीज़ को प्रमोट कराती हैं। लेकिन एक तरीका और था कि जब अगर हमारा जो इंसुलिन है वो अगर उसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाए तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है, हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कराती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उसकी कुछ ड्रग्स हैं जैसे बाइगुआनाइड्स और थाइजोलिडोन्स। तो ये क्या करेंगी, सबसे पहले इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो जिन रिसेप्टर्स पे जाके इंसुलिन को काम करना था वो क्या हो गया था, रेजिस्टेंट डेवलप करा लिया था। लेकिन अब इसकी मदद से जो हमारी जो ड्रग्स हैं, मेटफॉर्मिन है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। मतलब इसी ड्रग को फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग माना जाता है उसके लिए। तो ये क्या करेंगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देंगी। दूसरा काम क्या है कि जो ग्लूकोज रिलीज़ हो रहा था, जो हमारे जितने भी रिजर्वायर थे, हमारा जो लिवर है, वहाँ से ग्लूकोज रिलीज़ होता है। तो ग्लूकोज जो रिलीज़ होता है उसको डिक्रीज़ कराते हैं। और डिक्रीज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ना ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में, और वो फिर कहाँ, लिवर में जाके स्टोर होता है। तो लिवर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी प्रोसेस, जो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही थी, वो प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है। और उसके अलावा क्या है कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन, और मेनली जो हमारे एडिपोज टिश्यू और मसल्स हैं ना, जहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है, तो उन जगह पे जाके ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज होगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल था वो डिक्रीज होने लगेगा। तो ये था इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं हमारे कुछ मिसलिनियस ड्रग्स होती हैं जो अलग तरीके से काम करती हैं, जो बीटा सेल्स पे एक्ट नहीं करती। जैसे कि आपके अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इनडायरेक्टली ये भी डायबिटीज़ में यूज़ होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं वो देखते हैं कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है वो क्या काम करता है। सबसे पहले देखेंगे कि ग्लूकोसाइडेज जो हमारा एंजाइम है उसका क्या काम होता है। जब भी हम कोई डाइट लेते हैं तो जो हमारे कार्ब्स होते हैं वो एक मोनोफॉर्म में नहीं होते, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि एब्जॉर्ब होने में या तो टाइम लगेगा या होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन को अगर बड़ा करके देखें थोड़ा सा उसके सेल्स को, ये एक सेलुलर सिस्टम पे देख रहे हैं कि अगर हमारे जो ये एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम ग्लूकोज मानते हैं। और ग्लूकोज से पहले क्या था, जैसे ट्रिपल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे डाई में दिख रहा है, तो ये बड़े स्ट्रक्चर थे कार्ब्स की फॉर्म में, तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर इसको सिंगल फॉर्म में चेंज कर दिया जाए, जो कि कौन कर रहा है, हमारा अल्फा ग्लूकोसाइडेज, तो ये जो एंजाइम है ये इसको मोनोफॉर्म मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है। कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है। जो हमारे स्टार्च हो गए, जितने भी हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं, मतलब मोनोसैक्राइड्स में कन्वर्ट कराते हैं पॉलीसैक्राइड या बाईसैक्राइड्स को, तो वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाता है। तो अब जो एब्जॉर्ब हो रहा है ग्लूकोज हमारी बॉडी में, तो क्या हो रहा है, तो ग्लूकोज लेवल को कहीं ना कहीं हाई कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ग्लूकोज जब बढ़ रहा है तो वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, अगर हम इनहिबिटर देने लगे तो जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है उसकी जो फंक्शनिंग थी वो रुक जाएगी। तो ऐसे ही जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है वो क्या करेंगे, जो ब्रेकडाउन हो रहा था हमारे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च का, किस में, ग्लूकोज में, उसको रोक देगा, जिससे कि उसके एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज जो इंक्रीज हो रहा था हमारे ब्लड में वो रिड्यूस हो जाएगा।
सेकेंड मेथड क्या होगा, जैसे हमारे अमाइलिन एनालॉग है, जो हमारा पेनक्रियाज है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन इनके अलावा अमाइलिन को भी रिलीज़ कराता है। तो उसका क्या काम होता है, वो कहीं ना कहीं ग्लूकागॉन के रिलीज़ को डिक्रीज़ कराता है। तो ग्लूकागॉन का जब रिलीज़ डिक्रीज़ होगा, ग्लूकागॉन का क्या काम था, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी ग्लूकोज स्टोर है उसको रिलीज़ कराता था हमारे ब्लड में। लेकिन अब जब ग्लूकोज को कम करना है तो वो जो रिजर्वायर से रिलीज़ हो रहा है उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। तो अमाइलिन जो एनालॉग हैं वो ग्लूकोज के रिलीज़ को कहीं ना कहीं रोकेंगे। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो बढ़ रहा था उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे, कम करेंगे। तो उसके क्या क्या हो सकता है, उससे जो हमारे स्टमक में फूड एम्प्टी होना था वो थोड़ा स्लो होने लगेगा और जो वेट है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। उसके अलावा इसका फ़ायदा क्या होता है, जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं उनकी जो डोज़ होती है इंसुलिन की, कहीं ना कहीं ये उसमें रिडक्शन ला देता है, उसकी जो डोज़ है उसको कम कर देता है। उसके अलावा देखते हैं कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर ये कैसे काम करते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा, अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम, और जो हमारे ज़रूरी मिनरल्स हैं, वाटर है, उनको रीएब्जॉर्ब कराता है। तो जो भी रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है या एक्सक्रीशन का काम होता है वो किडनी उसको फिल्टर करती है। तो अगर हम बात करें हमारे ये नेफ्रॉन के कुछ सेलुलर लेवल पे, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर जो सेल होता है उसमें क्या है, एक SGLT2 जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 जो एक को ट्रांसपोर्टर है, वो क्या करता है, सोडियम और ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मतलब अगर हमने कोई भी फ्लूइड इनटेक किया, उसके साथ साथ ग्लूकोज जब किडनी तक पहुंचता है तो ग्लूकोज को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता, वो क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करा देता है उसका, ताकि वो बॉडी में उसकी कमी ना हो। तो इस केस में क्या है, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था ग्लूकोज का, वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज लेवल को बढ़ा ही रहा है। तो हमें तो कम करना है, डायबिटीज़ के केस में ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर हम इस चैनल को, इस को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दें तो ग्लूकोज जो रीएब्जॉर्ब हो रहा था वो एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इनहिबिटर को, जो एग्जाम्पल अगर बात करें तो डेपाग्लिफोजोन जो है वो क्या करेगा, SGLT2 इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ग्लूकोज जो लेवल है उसको मेंटेन रखा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको आगे ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, और आगे आपको ऐसी और अच्छी अपडेट मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई सवाल है या कुछ और नई वीडियोज़ आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आपका जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।